गुड इवनिंग। अ वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शशिकांत है और मैं इसरो में साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ। मैं अपने फ्री टाइम में बच्चों के साथ कनेक्टेड रहता हूँ, बच्चों के डाउट्स वगैरह लेते रहता हूँ। बस सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। ठीक है। तो आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर एक बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है तो कहीं उन्होंने गलती तो नहीं की है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है। क्योंकि तीन चार इंस्टीट्यूट्स अभी नए नए आए हैं, काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स आए हैं। ठीक है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज उनको लेकर के, जैसे बच्चों के मन में क्या आता है कि जो पुराने इंस्टीट्यूट्स थे, जो पुराने इंस्टीट्यूट है 20-30 ईयर्स पुराने इंस्टीट्यूट्स, लाइक एलन, फिटजी, आकाश, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें, और कुछ न्यू कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट्स आए हैं आजकल जो यूट्यूब के थ्रू ग्रो किए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स आए हैं, एजुकेटर्स आए हैं, लाइक फिजिक्स वाला या अमन धतरवाल की कुछ क्लासेस चलती हैं अपनी कक्षा। और बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रहता है, अन अकेडमी, बायजूस, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के फॉर्म में आए थे फिर कन्वर्ट होकर के अब ऑफलाइन कोचिंग में भी एंटर कर रहे हैं। तो बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है कि ये वाले इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, कौन से ऑप्ट करने चाहिए, या जो उन्होंने ऑप्ट किया है वो कहीं उन्होंने गलत तो नहीं किया है। तो उनको समझाने के लिए और एक इन सब के कंपैरिजन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट रिव्यू का। और मैंने इसलिए भी बनाया बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि आजकल काफ़ी लोग, ये कह सकते हो कि कुछ लोग जो अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं या कुछ लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो यूट्यूबिंग को ऐसा प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं। तो वो लोग अपने मन से कुछ रिव्यूज़ दे रहे हैं जस्ट टू अट्रैक्ट नंबर्स, और वो कुछ हद तक सही रिव्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो मैंने उनको भी देखा, मुझे लगा कि कुछ मिसगाइड हो रहे हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से एक जेन्युइनली अपना जो ऑनेस्ट थॉट है वो रखा है। ओके। तो मैं इसरो में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे कोई मतलब ज़्यादा लेना देना नहीं है इनके साथ। बट हाँ, मैं बच्चों के कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, बच्चों के डायरेक्ट रिव्यूज़ मेरे पास आते रहते हैं, किस इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को क्या डाउट्स आ रहे हैं, बच्चे वो मुझसे पूछते रहते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है। बच्चे क्या, वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। ओके। तो मैं कंपेरिजन करता हूँ इन सब के बीच में, और मैं एक्चुअली पिछले 7-8 साल से कनेक्टेड हूँ। लगातार हर साल मेरे कॉन्टैक्ट में बच्चे होते हैं और वो बताते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। और मैं फ्री टाइम में यूट्यूब वगैरह पे भी ये सारे देखता रहता हूँ कि कौन कैसे पढ़ा रहा है। मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें, कैसे एक नए तरीके से किसी ने प्रेजेंट किया किसी टॉपिक को। मैं ढूंढता रहता हूँ ऐसे क्लासेस। ठीक है। उस बेसिस पे मैं एक ज़रा बताता हूँ आप लोगों को एक रिव्यू, मेरे हिसाब से मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। मे बी कुछ लोग इसके साथ एग्री करें, कुछ ना एग्री करें। ठीक है। तो मेरे व्यू पॉइंट्स में शेयर करूंगा। इसमें मैं कौन से इंस्टीट्यूट्स को कवर करूंगा, मैं जेई और नीट दोनों के इंस्टीट्यूट्स को कवर कवर करूंगा और दोनों के बारे में बात करूंगा। सर फिटजी, आकाश, एलन या मोशन क्लासेस कोटा, वो लगभग मैं एक लेवल में उनको समझता हूँ। अन अकेडमी, फिजिक्स वाला, एंड वेदांतु बायजूस वगैरह के बारे में बात कर लेंगे हम लोग कि मेरे क्या व्यूज हैं उनको लेकर के। एंड कुछ भी कंपैरिजन इंस्टीट्यूट के बारे में करने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों का व्यू होता है कि इंस्टीट्यूट कोई फ्रॉड है या लूटने को बैठा है, एक ऑर्गेनाइजेशन बैठा है लूटने को। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एक अच्छे व्यू के साथ चल रहे होते हैं, चाहते हैं कि बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। आपके रिजल्ट के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। हाँ, काफ़ी लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, बहुत बड़े नंबर से बिजनेस कर रहे हैं। बट हाँ, जो भी बिजनेस भी कर रहा है उनका भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। रिजल्ट में सिलेक्शन के नंबर्स अच्छे होने चाहिए, अच्छे से अच्छा रैंक हमारा आना चाहिए। तो एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है इंस्टीट्यूट्स के बीच में भी। बट इंस्टीट्यूट में कुछ कंस्ट्रेंट होता है इंस्टीट्यूट के पास, वो लोग समझते नहीं है कि कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, क्या लिमिटेशंस है इंस्टीट्यूट के साथ, वो समझते हुए तब कंपैरिजन को आगे देखना। कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से, पहला कंस्ट्रेंट, लिमिटेड नंबर ऑफ डेडिकेटेड टॉप क्लास फैकल्टीज, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। ठीक है। जिन्होंने खुद के अपने लाइफ में काफी कुछ अचीव किया हुआ है, काफी साल से पढ़ा रहे हैं और बहुत ऑनेस्टली बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, अपनी फैमिलीज को, अपनी सारी प्रायोरिटीज को सेकेंडरी रखते हैं, टॉप प्रायोरिटी देते हैं बच्चों को, दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। ऐसे लोग कंट्री में लिमिटेड है। ऐसे लोग कंट्री में लिमिटेड है। हर सिटी में ऐसे लोग आपको 5 6 7 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आप 100 टीचर्स को उठा के देखोगे, कहीं पर भी 100 देखोगे, तो आउट ऑफ 100 टीचर्स हार्डली आपको
10-15 ऐसे फैकल्टीज मिलेंगे जो सब आपके लिए बिल्कुल ड्रीम फैकल्टीज होंगे, बहुत faculties, जो पढ़ाते भी अच्छा है, नॉलेजेबल भी हैं, मेहनत भी करते हैं, ठीक है, और बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। अपनी सब कुछ सेकेंडरी है उनकी, सबसे पहले वो चाहते हैं कि बच्चा का रिजल्ट आए। तो ऐसे बहुत कम होते हैं। जनरल सी बात है, कुछ लोगों के अपने लालच होंगे, कुछ सपने होंगे, बहुत सारी चीजें आती हैं, और पढ़ाई सेकेंडरी हो जाता है। कुछ लोगों के नॉलेज वीक होती है, कुछ लोगों का प्रेजेंटेशन खराब होता है, कहीं ना कहीं कमी होती है, कम्युनिकेशन स्किल खराब होता है, कुछ लोग बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ टॉप क्लास फैकल्टीज होती है। अब चूंकि वो लिमिटेड होती हैं, तो बेसिकली क्या होगा, हर इंस्टीट्यूट चाहेगा कि वो उनके पास हो, हर इंस्टीट्यूट उनको बड़े से बड़ा ऑफर करता रहता है। बात समझ में आया? इस कारण से ये बहुत हाई हाईली पेड सैलरीज पे होती है। तो हर इंस्टीट्यूट के पास टॉप क्लास फैकल्टी नहीं होगी, बिकॉज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, उनके सेंटर्स बहुत सारे हैं। हर एक इंस्टीट्यूट जो बड़ा इंस्टीट्यूट है वो बहुत फास्ट एक्सपैंड कर रहा है, कंट्री में 50-60 सेंटर्स खोल रहा है। हर एक सेंटर में उनको एक सब्जेक्ट का 15-20 टीचर चाहिए। फिजिक्स पढ़ाने के लिए कम से कम 10-15 टीचर चाहिए, मैथ्स पढ़ाने वाले 10-15 टीचर चाहिए। तभी वो इतने सारे स्टूडेंट्स को कैटर कर पाएंगे, लाखों स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इंडिया में आप इमेजिन करो, इंडिया में आप एक इमेजिन करो कि जो बच्चे बैठ रहे हैं आईआईटी में या मेडिकल में, आईआईटी प्लस मेडिकल, आईआईटी में मान लो आईआईटी में 8 लाख स्टूडेंट्स के आसपास, और मेडिकल में 18 लाख स्टूडेंट्स के आसपास। ये तो अपियर हो रहे हैं, इतने ही, इतने के आसपास बच्चे, या इसका हाफ बच्चे मान लो 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो जो 11th में बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको भी इंक्लूड कर ले तो 12 लाख स्टूडेंट्स तो जेई के लिए हो जाएंगे, कम से कम 12 to 13 लाख स्टूडेंट्स जेई के लिए होंगे, 12 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है। और मेडिकल के लिए कितने स्टूडेंट्स होंगे? मेडिकल के लिए 18 लाख स्टूडेंट्स तो अपियर होते हैं, और जो नहीं अपियर हो रहे हैं मान लो 4-5 लाख स्टूडेंट और भी होंगे जो 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे पूरे कंट्री में। तो लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होते हैं एट अ टाइम। तो लगभग लगभग कितने स्टूडेंट्स हो गए? 34 लाख स्टूडेंट्स हो गए। 34 लाख स्टूडेंट्स में आप क्या समझते हो, क्या स्टूडेंट टीचर रेशियो होना चाहिए? एक टीचर मैक्सिमम कितने स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए? 100 या 200 स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। इससे ज्यादा स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाएगा एक टीचर, तो वो जस्टिस नहीं कर पाएगा अपने काम के साथ, ना डाउट क्लियर प्रॉपरली कर पाएगा, ना उसके लिए एफर्ट्स डाल पाएगा, ना प्रिपेयर कर पाएगा अपनी क्लासेस को, ना प्रूव कर पाएगा। तो अगर एवरी 200 स्टूडेंट्स के ऊपर एक अच्छा टीचर होना चाहिए फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स दोनों में आता है, मेडिकल में भी आता है और इंजीनियरिंग में भी आता है। तो लगभग कितने अच्छे टीचर्स होने चाहिए पूरे कंट्री में, सबको अच्छा टीचर मिलना चाहिए। 34 lakhs अपॉन 200, इतने अच्छे फैकल्टीज होने चाहिए आपके पास पूरे कंट्री में। मतलब कम से कम 17-18 हजार अच्छे फैकल्टीज फिजिक्स के होने चाहिए आपके पास। लेकिन एक ही बंदा पूरे साल, पूरे 2 साल पढ़ाए, ये पॉसिबल नहीं। उसका बैकअप भी होना चाहिए कि कोई अगर जॉब छोड़ के चला गया बीच में, किसी की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो गई, बीमार पड़ गया महीने 2 महीने 3 महीने, तो बैकअप भी होना चाहिए। ये 17 हजार फैकल्टी से अभी आप काम नहीं कर सकते हो। आपको कम से कम 50,000 अच्छे फैकल्टीज चाहिए फिजिक्स के, तब हर एक बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी। और कितने अच्छे फैकल्टी होते हैं पूरे कंट्री में मिला के? ये 50,000 नहीं, ये मुश्किल से 100-200 अच्छे फैकल्टीज पूरे कंट्री में होते हैं, स्कैटर्ड अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। 200-300 तक बोल सकते हैं कि अच्छे फैकल्टीज पूरे कंट्री में है। हर इंस्टीट्यूट के पास 2-2 3-3 होते हैं, बाकी बेकार होते हैं। और उन्हीं 2-3 से उनको पूरे कंट्री में डील करना होता है, 60 सेंटर्स में, ठीक है। तो एक लिमिटेशन को समझना पड़ेगा कि हर एक बच्चे को अच्छी फैकल्टी मिलने के लिए कम से कम 50,000 अच्छे लोग होने चाहिए इस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। सिर्फ फिजिक्स के 50,000 टीचर्स, केमिस्ट्री के 40-50 हजार टीचर होने चाहिए, मैथ्स के में भी इससे आधे चल जाएंगे, बायो में इसके आधे से काम चल जाएगा, बिकॉज मैथ्स सिर्फ जेई में आता है, बायो सिर्फ मेडिकल के लिए आता है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के चाहिए। 50,000 अच्छे फिजिक्स के टीचर, 50,000 अच्छे केमिस्ट्री के टीचर होने चाहिए। और केमिस्ट्री में फिर स्पेशलाइजेशन आता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में इसका नंबर अराउंड 1 लाख टीचर्स होने चाहिए केमिस्ट्री। तब पूरे कंट्री के सारे जेई और नीट के एस्पिरेंट्स को एक अच्छा फैकल्टी मिल पाए। ये एक लिमिटेशन है। हर इंस्टीट्यूट के बाद बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ अच्छे टीचर होते हैं, उनको उसी से पूरा काम चलाना है, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है? दूसरा प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ, और क्या होगा लिमिटेशंस, आप गेस कर सकते हैं कुछ नेक्स्ट लिमिटेशन? लिमिटेड फंड्स, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि तो टीचर बहुत कम है। एक तो बात है कि टीचर बहुत लिमिटेड है, हर कोई उसी से पढ़ना चाहता है,
इस इंस्टीट्यूट के पास 2 अच्छे टीचर हैं और उसमें 3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं अगर उस इंस्टीट्यूट में, तो हर बच्चा चाहता है कि बेस्ट टीचर उसको मिल जाए। लेकिन एक बैच का साइज लिमिटेड होता है, वो बहुत पुश कर रखा है, बैच के साइज को बहुत पुश कर रखा है इंस्टीट्यूट्स ने। एक बैच में बहुत बच्चे बैठाते हैं, 200 बच्चे बैठते हैं, 150 200 बच्चे। उस क्राउडेड क्लास के अंदर पढ़ाई हो पानी बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि अगर एक क्लास में 100 200 बच्चे बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत डिस्टरबेंस होगी। टीचर सब पे ध्यान नहीं दे सकता। टीचर के साथ अगर टीचर बहुत अच्छा है तब भी वो अच्छे से नहीं पढ़ा सकता अगर 200 बच्चों के बीच में आपको छोड़ दिया जाए। कोई बात आपको बहुत अच्छे से आती है, लेकिन अगर 200 बच्चों की क्राउड है, उसको आपको समझाना है हर एक को एक लिमिटेड 1 आवर के अंदर, 1.5 आवर्स के अंदर, तो आप पागल हो जाएंगे। कोई भी पागल हो जाएगा। ठीक है। मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं ना स्टूडेंट हूँ, ना अभी करेंटली मैं कोई फैकल्टी के फॉर्म में वर्क कर रहा हूँ। मैं अभी इसरो में वर्क कर रहा हूँ और मैं सिर्फ एक समझाने समझने के हिसाब से, साइंस को फील करने के हिसाब से सोच रहा हूँ कि अगर मैं समझाऊं 200 बच्चों को एक साथ क्लास के अंदर, जो बच्चे 2 3 घंटे से बैठे हुए हैं एक साथ, फ्रेंड्स हैं उनके, क्या मैं उनको आधे 1 घंटे के अंदर डिलीवर कर पाऊंगा मटेरियल? वो आपस में बातें करेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे, कुछ थके हुए हैं, सो रहे हैं, 4 4 5 5 घंटे की क्लास चल रही है। तो दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू टीच। एक आइडियल स्टूडेंट टीचर रेशियो होना चाहिए, बट उसमें क्या है, इंस्टीट्यूट की कमाई नहीं होगी। इंस्टीट्यूट की अच्छी सी कमाई नहीं हो पाएगी तो वो फैकल्टी को पे नहीं कर पाएगा। जितने फैकल्टी हम लोगों ने बात कर ली कि सिर्फ फिजिक्स के 15 फैकल्टी चाहिए एक इंस्टीट्यूट को। हर एक की फैकल्टी की सैलरी का एक्सपेक्टेशन किसी अच्छे इंसान का महीने का 2 लाख 3 लाख आज के टाइम पे होता ही है। तो महीने का हर एक फैकल्टी को 2 लाख पे करना, एक कैंपस रखना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखना, लैब्स रखना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अच्छे लैब्स होते भी नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो मुश्किल है। लिमिटेड फंड्स के साथ सब कुछ करना मुश्किल होता है इनके लिए। ठीक है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जितना ही पैसा जा रहा है, लेकिन वहां पे वो पैसा बहुत छोटा पड़ जाता है उनके लिए। जब उनको इतना कुछ अरेंज करना होता है ना, तो उनको वो पैसा कम फील होने लगता है कई बार। और जो नए स्टार्टर्स हैं वो तो हो सकता है स्टार्टअप्स फेल भी हो जाए कि वो खर्चे भी ना निकाल पाए। अगला क्या है, लिमिटेड टाइम। टाइम लिमिटेड होता है। आप किसी भी एक एग्जाम को अगर पिक करें, लगभग 100 के अराउंड चैप्टर्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंबाइंड। 105 के आसपास चैप्टर जेई में आती है, और 105 110 चैप्टर्स के आसपास मेडिकल में भी आते हैं, नीट वगैरह में। टाइम कितना होता है आपके पास? लोग बोलते हैं 2 साल, लेकिन जरा इस टाइम को अंदाजा लगाते हैं कि टाइम कितना होता है एक्चुअल में हमारे पास पढ़ने के लिए। 2 साल में से स्टार्ट हुई है इस साल, जून के अराउंड सेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और इनको सिलेबस कंप्लीट करना है जनवरी के अंदर, जून टू जनवरी। 11th का सिलेबस कंप्लीट कर देना है। 12th का सिलेबस कब से स्टार्ट होगा? फरवरी एंडिंग या मार्च से स्टार्ट होगा, मे बी मार्च से। और अक्टूबर सितंबर एंडिंग या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक तो इसको खत्म हो जाना चाहिए। मैं अक्टूबर फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर एंड तक नहीं ले जा सकता। फिर रिवीजन वगैरह वो सब चीज़ चलेगा। ये 12th का सिलेबस का टाइम हो गया। कितना टाइम मिला आपको? मंथ्स काउंट कर लीजिए। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। 8 मंथ्स के अंदर 11th कंप्लीट करना है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 15 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। 15 से 16 महीना, 16 नहीं कर सकते, उससे पहले खत्म करना पड़ेगा। 15 मंथ्स में 105 चैप्टर्स करना है। इमेजिन कर रहे हैं आप सिलेबस का? पर चैप्टर पर मंथ कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने चाहिए? कम से कम 6 7 चैप्टर्स पर मंथ कंप्लीट होने चाहिए, 7 चैप्टर्स पर मंथ। हर एक सब्जेक्ट में करीब करीब 2 चैप्टर करना चाहिए। फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, मैथ्स के 2 चैप्टर होने चाहिए। किसी किसी में छोटे चैप्टर मिल गए तो 7 7 चैप्टर्स भी हो सकता है। तो इस पेस पे चलना पड़ेगा आपको। हर 15 डेज में चैप्टर खत्म होना चाहिए। उस 15 डेज के अंदर बेसिक लेवल भी करवाना है, एडवांस लेवल भी करवाना है, टेस्ट भी लेने हैं बच्चों के। समझ आ रहे हैं? कुछ बच्चों के डाउट क्लास भी होंगे, कुछ बच्चों के क्लासेस मिस होंगे, वो भी आएंगे स्पेशल क्लासेस लेने के लिए। सब कुछ करना है इन्हीं के अंदर। तो ये एक लिमिटेशन ऑफ टाइम भी होता है इनके साथ। और ऐसा नहीं कि पूरे 15 मंथ्स क्लासेस चलती रहेंगी। इसी के बीच में वैकेशंस भी आएंगे, दुर्गा पूजा, दिवाली, सारे वेकेशंस, सारे फेस्टिवल्स, सारे वेकेशंस इसके बीच में आएंगे। टेस्ट एग्जाम स्कूल्स के भी होंगे। एक तो इंस्टीट्यूट के पीरियोडिक टेस्ट चलेंगे, उसमें भी थोड़े क्लासेस डिस्टर्ब होंगे उनके अंदर। बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं टेस्ट के पहले, तो वहाँ पे अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगा। कम बच्चों के साथ पढ़ाना होगा टीचर को, उन बच्चों का टॉपिक मिस हो जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं, फिर रिपीट करना पड़ता है बाद में सेम टॉपिक। फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स। और जो फैकल्टी हैं कि वो भी तो इंसान, रोबोट तो है नहीं कि वो पूरे साल लगातार काम करते रहेंगे। उनके भी लीव्स होंगे, हेल्थ इशू होगा, फैमिली के लिए वर्क करेंगे वो। कभी
कुछ ट्रेजेडी हो गई, कुछ बीमार हो गए ज़्यादा लंबा, तो महीने 2 महीने भी छुट्टी पे हो सकते हैं कि रह ले। तो ये एक आपको समझ के चलना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट के साथ क्या कंस्ट्रेंट्स होती हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ गुड फैकल्टीज, लिमिटेड फंड्स, लिमिटेड टाइम, और क्या लिमिटेशंस होती हैं इंस्टीट्यूट के साथ, वो जरा समझ लेते हैं। लिमिटेड कंट्रोल। अब क्या देखा जा रहा है कि जैसे फिजिक्स वाला या अन अकेडमी ने अभी कुछ इन्वेस्टमेंट उठा लिया। अगर आपने किसी के साथ इन्वेस्टमेंट उठा ली, किसी से पैसे आपने ले लिए काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जिसने भी पैसा इन्वेस्ट किया है ना, वो एजुकेटर नहीं है, वो टीचर नहीं है, वो बिजनेस की कंपनी है। इसके पास करोड़ रुपए हैं, उसने करोड़ रुपए अगर आपको दिए हैं, 1 करोड़ के बदले उसको 10 करोड़ चाहिए। वो चाहेगा कि आप बिजनेस करो, वो आपको कंट्रोल करना स्टार्ट करेगा। अगर आपने एक बार पैसा किसी से ले लिया ग्रो करने के लिए, तो आपका ओनरशिप फ्रैक्शनल हो जाता है। अब आपके 5-10 ओनर हो गए, ठीक है, जैसे बाईजूस हो गया। बाईजूस के बहुत सारे ओनर्स हैं, अन अकेडमी के बहुत सारे ओनर्स हैं, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। अब वो लोग सब मीटिंग में कंट्रोल करेंगे। वो आप जो प्रोजेक्ट करोगे उनके सामने कि हम लोग ऐसा प्लान करना चाहते हैं, हम लोग ऐसे पढ़ाना चाहते हैं, बोलेंगे भाई ऐसे नहीं चलेगा, तुम बच्चों का भला मत करो, हमें बिजनेस चाहिए, हमें पैसा चाहिए। ठीक है, तो वो लोग भटकेंगे। जितने भी इंस्टीट्यूट्स ने इन्वेस्टमेंट उठाया है, यूनिकॉर्न बने हैं, वो कंट्रोल अपने हिसाब से इंस्टीट्यूट को नहीं चला सकते, उनको इन्वेस्टर के हिसाब से चलाना पड़ेगा। और जहां भी इन्वेस्टर के हिसाब से इंस्टीट्यूट चलता है, वहां बिजनेस ज्यादा होता है, पढ़ाई धीरे धीरे इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। वो क्लासेस बोलेंगे कि कम क्लासेस में पढ़ाओ, एक क्लास में ज्यादा बच्चे बैठाओ। वो पैसा कमाने के सारे स्कीम निकालेंगे उसके अंदर, ये बेचो, वो स्टडी मटेरियल करो, ये करो, एडवर्टीजमेंट करो, हमारा पैसा है, तुम और ग्रो करो, लेकिन पैसा चाहिए, पैसा, रिजल्ट नहीं, पैसा चाहिए। ठीक है, तो वो पंगा है फास्ट ग्रोथ के साथ। तो ये कुछ लिमिटेशंस है इंस्टीट्यूट के साथ। फिर देखते हैं आगे कौन सा इंस्टीट्यूट किस तरीके से अच्छा करेगा, क्या खराब है, किसने क्या। बिल्कुल न्यूट्रल व्यूज, ठीक है। लेकिन ये समझने से पहले एक बात जान लो, हर स्टूडेंट के लिए हर इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं होता है। हर स्टूडेंट के लिए एक अलग इंस्टीट्यूट बेटर होगा। अब डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये डिसाइड करने से पहले कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है या कौन सा इंस्टीट्यूट खराब है, आप डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। फिर आपके लिए सुटेबल इंस्टीट्यूट कौन सा है। कोई इंस्टीट्यूट अच्छा या खराब नहीं है, सारे इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, तभी आज इतनी बड़ी सक्सेस मिली है उनको। जो 5-6 इंस्टीट्यूट की हम लोगों ने बात की, उनका सक्सेस ट्रिमेंडस सक्सेस है। आप छोटी सी कंपनी खोल लो, आप करोड़ तक पहुंचने में आपको जमाना लग जाएगा टर्नओवर में। इन सभी इंस्टीट्यूट्स की टर्नओवर कई हजार करोड़ है, 100 करोड़ है, ठीक है, कई 100 करोड़ है। तो बहुत बड़ी सक्सेस है सारे इंस्टीट्यूट्स। 20-30 ईयर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए इन सारे इंस्टीट्यूट्स ने। ये बहुत अच्छे हैं, इनमें से कोई भी खराब नहीं है। बट किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए वो खराब हो सकता है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, पहले उसको समझो। समझना क्या है, एक एजम्पशन लेके चलो कि 100 स्टूडेंट हैं कहीं क्लास के अंदर। आप किस में फॉल करोगे वो सोचना। 100 स्टूडेंट्स क्लास में रिलेटिवली, उसमें रिलेटिवली आप सोचो कि आप किस में फॉल करते हो। क्या आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, जिसका अटेंडेंस 100% होता है हमेशा, वो रेगुलर होता है बिल्कुल, उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है कि व्हाट्सएप ये वो गाने वाने, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता वो, ऐसा नहीं कि भटक गया दिमाग, एंटरटेनमेंट में भटका हुआ, ऐसा नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, फुल डेडिकेशन, अटेंडेंस 100%, क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई, हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए उसको। और उसने एक अच्छा खासा सिलेबस एडवांस में कवर कर रखा है। मतलब जब वो 9th-10th में था, तो उसने 11th-12th के काफी टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, ठीक है। और उसने वो सारे ओलंपियाड्स वगैरह क्लियर कर रखे हैं, एनटीएससी, केवीपी। अगर उस टाइप का बच्चा है, बात समझ में आ रहा है, जो बहुत हाई पेस पे चल सकता है, उसको चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स दो तो उसको मजा आता है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दो तो मजा आता है। 3 दिन तक एक क्वेश्चन पे लगा रह सकता है वो लड़का, और उसको मजा आता रहेगा क्वेश्चन के नए नए टाइप्स देखकर। अगर इस कैटेगरी के स्टूडेंट तुम हो, तो तुम्हें सूट करता है कौन सा इंस्टीट्यूट, पहले बता देता हूँ कौन सा इंस्टीट्यूट में सूट करेगा। ऐसे कैटेगरी के बच्चों को एक इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा सूट करेगा, वो है फिटजी। इस टाइप के बच्चों को ठीक है। बट अगर तुम किसी और कैटेगरी में फॉल करते हो और तुम फिटजी में जाके बैठ जाओ, तो सोचोगे तुम पागल हो गए हो, क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है। बट इस कैटेगरी के बच्चे हैं जो जिन्होंने सिलेबस एडवांस में कर रखा है कुछ हद तक, और जो बहुत फास्ट चल सकते हैं सिलेबस के साथ, और जिनको चैलेंजिंग क्वेश्चन देख के मजा आता है, उनको फिटजी में बहुत मजा है। फिटजी एंड आकाश, फिटजी एंड आकाश में उनको मजा आएगा। लेकिन हाँ, कुछ कमी, कुछ ज्यादा खराब, मतलब इनमें कंपेयर करेंगे कि किसका क्या अच्छा है, किसका क्या खराब है, किस इंस्टीट्यूट का, उन चीज़ों को हम लोग कंपेयर करेंगे।
बट रफली कह सकते हैं कि 2 इंस्टीट्यूट में आपको मजा आएगा। और बाकी भी जो कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूट है, वाइब्रेंट, इनसे भी ऊपर एक और इंस्टीट्यूट है, उनका नाम हम लोग मिस कर रहे थे। इस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो फिरजी आकाश भी नहीं है, एक और इंस्टीट्यूट है जो इससे भी बेटर है, दैट इज वाइब्रेंट अकेडमी कोटा। इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है। बेहतरीन इंस्टीट्यूट है वाइब्रेंट अकेडमी कोटा। इसके सारे बंसल क्लासेस में थे। वाइब्रेंट अकेडमी कोटा, न्यूक्लियस एक इंस्टीट्यूट है वो। बंसल क्लासेस अब थोड़ा वीक हो चुका है, लेकिन हाँ वाइब्रेंट अकेडमी बहुत अच्छा इस टाइप के स्टूडेंट के लिए जो एनटीएससी क्लियर कर चुके हैं, आरएमओ, इनमो, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, ठीक है, वो सब चीज़ें जिन्होंने क्लियर किया हुआ है, अपने सिलेबस से आगे चलते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा। अब इसके बाद अगली कैटेगरी कौन सी है स्टूडेंट्स की और उनके लिए क्या सुटेबल होगा, पहले वो देख लेते हैं। अगली कैटेगरी है अबव एवरेज स्टूडेंट्स एंड जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, अबव एवरेज एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, जो मैं बोलना चाहूंगा कि एक नंबर्स में बता देता हूँ क्लास में कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जनरली, आप उसमें फॉल करते हो, चेक कर लो। अगर 100 स्टूडेंट्स होता है ना, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट आउट ऑफ 100 जो होते हैं ना, ये हार्डली 3 से 4 होते हैं, या 5 तक मान लो, मैक्सिमम 5। तो क्या आप टॉप 5 स्टूडेंट्स में आते हैं आउट ऑफ 100, टॉप 5 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, क्या आप उसमें फॉल करते हो? ये जो मैं बोल रहा हूँ अब एवरेज एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि इस 5 के बाद नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स हैं, जो कि बहुत ब्रिलियंट तो नहीं है, लेकिन वो बहुत मेहनत कर सकते हैं। और उसमें भी कैटेगरी बनता है कि जो मेहनत करने के साथ साथ एक स्पीड में चल पाएंगे या स्पीड में नहीं चल पाएंगे। जो स्पीड में चल पाएंगे उनके लिए एलन बहुत अच्छा है। अगर हार्ड वर्किंग है बंदा, एवरेज हार्ड वर्किंग बंदा है, अबव एवरेज हार्ड वर्किंग बंदा है, एलन बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है इनके लिए। एलन क्लासेस कोटा, मोशन क्लासेस कोटा, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, इस कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा है। एलन एंड मोशन क्लासेस, एलन मोशन क्लासेस, ठीक है, इस कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। कह सकते हो आकाश भी थोड़ा बहुत इसमें फॉल कर सकता है कुछ हद तक। आकाश के साथ कुछ प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है आकाश के साथ। ऐसे बच्चों के साथ, अगर मैं बोलूंगा जो इंस्टीट्यूट का चल सकता है, ये मैंने एरो गलत बना दिया, हार्ड वर्किंग बच्चे हैं बट जो फास्ट मूव कर सकते हैं, जो फास्ट मूव कर सकते हैं उनके लिए ये इंस्टीट्यूट है, एलन मोशन क्लासेस। लेकिन ऐसे बच्चे जो अपने पेस पे चलना चाहते हैं, जो हार्ड वर्किंग तो है लेकिन उनको ज्यादा फास्ट पढ़ाओ तो उनका दिमाग खराब होता है, उनको चाहिए कि अपना समझ समझ के आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए अन अकेडमी का जो ऑनलाइन कोर्सेज है, अन अकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज, उसमें जो कोटा के अच्छे एजुकेटर्स हैं, पहले आप पता कर लेना कि कौन से एजुकेटर्स का आपको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अन अकेडमी का कोर्स पहले खरीद लिया, वहाँ पे हर सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स हैं, उनको देखोगे दिमाग खराब होगा। पहले से चुन लो कि तुम्हें किससे पढ़ना है, अब फिर अन अकेडमी का कोर्स ले सकते हो, अन अकेडमी प्लस ऑनलाइन वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और उस मोड में आप पढ़ाई कर सकते हो। 11th कम से कम ऑनलाइन करना चाहिए आपको, 11th आप ऑनलाइन कर सकते हो। 11th जब आपने अपने पेस पे समझ लिया पूरा अच्छे से, ठीक है, पूरा प्रैक्टिस कर लिया, 12th में आप ऑफलाइन जा सकते हो। 11th ऑनलाइन करने के बाद 12th में आप ऑफलाइन जा सकते हो। 12th में ऑफलाइन कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा होगा? तो मेरे ख्याल से अगर आपने 11th ऑनलाइन किया है पढ़ाई और आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, तो आपके लिए एलन बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है 12th क्लास में, ठीक है बात। अच्छा, और देखते हैं और कौन सी कैटेगरी है हमारे पास। वीडियो लंबा बनेगा, समझने की चीज़ें हैं, ठीक है, मैं डिटेल में अपने व्यूज पुट कर रहा हूँ। जो एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट मतलब क्लास के कितने स्टूडेंट अभी तक ऑलरेडी हमने कवर कर लिए? 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, 10 अबव एवरेज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, उसके बाद जो स्टूडेंट आते हैं जो 85 के नीचे, मतलब बेसिकली क्लास में आपका पोजीशन 30-40 से स्टार्ट करके, 30-40 से स्टार्ट करके 80-85 के बीच में कहीं पे अप्लाई करते हो, टिल 85 इस बीच में कहीं पे अप्लाई करते हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो आप, तो आपको जेई एडवांस के लिए टारगेट नहीं करना चाहिए। अभी इस टाइम पे आपको जेई एडवांस के लिए फोकस नहीं करना चाहिए, पहले आपको वर्क करना चाहिए किस लेवल पे? एनसीईआरटी को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अपना, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई आपको अच्छी से करनी चाहिए। जेई मेंस पे टारगेट करना चाहिए, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वगैरह अच्छे से लगाने चाहिए।
बात समझ में आ रहा है? HC वर्मा वगैरह टेक्स्ट बुक है, उसको कवर करना चाहिए। और इस लेवल पे अगर अप्लाई करते हैं तो आपके लिए फिजिक्स वाला इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आपके लिए फिजिक्स वाला एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये मैं जेई के हिसाब से बोल रहा था। और नीट के किसी भी स्टूडेंट के लिए, अगर आप नीट टारगेट करना चाहते हो, तो नीट के किसी भी स्टूडेंट के लिए, नीट के किसी भी स्टूडेंट के लिए फिजिक्स वाला इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जो उनका लेवल होता है वो नीट के लिए तो बहुत अच्छा होता है। जेई के लिए वो सूट करता है इन बच्चों को, जो 30 से 85 स्टूडेंट्स पोजीशन पे होगा आउट ऑफ 100, 30 नंबर से लेकर 85 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, उनको ये सूट करेगा फिजिक्स वाला। ओके, उनके ऑनलाइन कोर्सेज आप ले सकते, स्पीड से आप पढ़ाई करके देखो। ठीक है, टेस्ट वगैरह दो, अपना इंप्रूव करो लेवल। और अच्छे से लेवल इंप्रूव करके 12th तक पहुंचते पहुंचते आप देखो 11th के एंड में आप देखो सारे इंस्टीट्यूट का एडमिशन टेस्ट दे के देखो। अगर आप इंस्टीट्यूट का एडमिशन टेस्ट दोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है, आपने बहुत अच्छा लेवल अचीव कर लिया फिजिक्स वाला से वर्क करके, तो फिर आप एलन पे मूव कर सकते हो। एलन या फिटजी पे आप मूव कर सकते हो। अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि 12th तक आप अच्छे से पढ़ाई करो, जेई मेंस क्लियर करो, है ना, बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज लाओ, 95% मार्क्स लाओ, और उसके बाद ड्रॉप करके आप एक साल फिटजी वगैरह से एक हाई स्पीड में आप कर सकते हो प्रिपरेशन एडवांस के लिए। ये एक हो सकता है तरीका आपके लिए। नीट के लिए फिजिक्स वाला सबके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड एलन बहुत अच्छा ऑप्शन है नीट के लिए। ठीक है, एलन एंड फिजिक्स वाला बहुत अच्छा ऑप्शन है नीट के लिए। और कोई जो ऐसा स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है कहीं से, वो ड्रॉप करना चाहता है, कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क करना चाहता है, कुछ चैप्टर्स पे वर्क करना चाहता है, पूरा सिलेबस नहीं करना चाहता इंस्टीट्यूट के साथ, तो वो लोग अन अकेडमी में कर सकते हैं। नीट के लिए अन अकेडमी में आप कर सकते हो कब? अगर आपने पहले से कहीं ना कहीं पूरा पढ़ाई कर रखा है, आपको पता है किस चैप्टर में आपको देखना है, कौन सी वीडियोस देखनी है, तब आप अन अकेडमी से ऑनलाइन मोड में कर सकते हो। अन अकेडमी के ऑफलाइन पे मुझे कोई भरोसा ज़्यादा है नहीं, उस पर मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दे हैव अ प्रेशर ऑन देयर हेड, उन्होंने बहुत सारी फंडिंग ले रखी है। जब फंडिंग होती है, इन्वेस्टर होते हैं, तो वो एक अलग तरह की डीलिंग होती है। ठीक है, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगा कि आप अपने स्कूल पे फोकस करो, ये सब बेकार की चीज़ों को छोड़ो। आप बेस्ट केस में आप कर सकते हो फिजिक्स वाला का एक जो आता है कोर्स, या यूट्यूब के वीडियोस आप देख सकते हो फिजिक्स वाला को। इसमें यूट्यूब पे आप फिजिक्स वाला को फॉलो कर लो, और अपने स्कूल को फॉलो करो, कंप्लीटली स्कूल को फॉलो करो। स्कूल को फॉलो करते रहो, यूट्यूब को फॉलो करते रहो। और जेई के क्या क्या करोगे ना, जेई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, या नीट के क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। ठीक है, जेई मेंस या नीट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ये टारगेट करते रहो। करते करते इंप्रूव करोगे धीरे धीरे। अपने सिटी का जो लोकल कोई कोचिंग होगा उसमें तुम देख सकते हो, अगर तुमको वो सूट करता है। ठीक है, बट कोशिश करो कि बेसिक्स पहले ठीक कर लो। 2 साल में जब बेसिक्स ठीक हो जाए फिर सोच सकते हो किसी इंस्टीट्यूट के बारे में। ये मेरे हिसाब से क्लासिफिकेशन था स्टूडेंट्स का। अब इसके बाद किसके क्या अच्छे हैं क्या खराब है, मैंने ऐसा क्यों बोला, ये व्यूज में मैंने क्यों बनाया है ऐसा, तो वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ। और एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास कंस्ट्रेंट है मनी का, आपके पास मनी लिमिटेड है पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स बहुत अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है, तो डेफिनेटली इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भला कर दिया है फिजिक्स वाला ने। ऐसे प्राइसेस पे कोर्सेज लेकर आया है, इतनी अच्छी क्वालिटी के कोर्सेज लेकर आया है कि वो उनके लिए तो वरदान है। तो उनको तो ब्लाइंडली फिजिक्स वाला फॉलो करना चाहिए, अगर कंस्ट्रेंट है मनी का तो। ठीक है, उनके लिए सचमुच में भगवान की तरह वो वरदान के फॉर्म में आए हैं अलक पांडे सर। ठीक है, अब पैरामीटर्स क्या क्या मैं बोलूंगा। टीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल में देखो कुछ प्रॉब्लम आती है। अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है और फिर आप देख रहे हो वीडियो को, तो आपको पता होगा कि हर इंस्टीट्यूट का कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ खराबी होता है। क्या होता है कि जितने टॉप क्लासेस जो ब्रिलियंट स्टूडेंट को सूट करता है, कौन से फिटजी वगैरह जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? फिटजी टाइप के इंस्टीट्यूट में क्या प्रॉब्लम आती है? जो फिटजी टाइप के इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो बेसिक स्किप करते हैं, बेसिक स्किप करते हैं, और बहुत फास्ट मूव करते हैं, बहुत फास्ट। बड़े इंस्टीट्यूट्स, फिटजी वगैरह जो है वो बेसिक स्किप करते हैं और बहुत फास्ट मूव करते हैं। ये सबके लिए सूटेबल नहीं होता। और सेम बात नीट में आकाश करता है। जो नीट का एग्जाम होता है, इसमें आकाश भी ऐसा ही करता है। वो थोड़ा फास्ट मूव करता है,
बेसिक कुछ हद तक स्किप होता है, थोड़ा बहुत बेसिक कवर करता है, थोड़ा फास्ट जाता है बेसिक्स में। और दूसरी बात, इसमें आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। पिटजी एंड आकाश में बहुत कुछ आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया जाता है, जो जेई के सिलेबस के बाहर है। जिंदगी में कभी जेई में आने वाला नहीं वो सब टॉपिक, ना नीट में ये सारा कुछ आने वाला है। बट बहुत कुछ आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया जाता है, और उनके टेस्ट सीरीज में डाला भी जाता है। ये ओलंपियाड्स के लिए ठीक है, बट नॉट गुड फॉर जेई। वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। बाकी बाहर के अच्छे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए आउट ऑफ सिलेबस चीजें पढ़ाई जाती हैं, एग्जाम में दिया जाता है। फिर जी, मैं रेजोनेंस को भी इसी कैटेगरी में डालूंगा। रेजोनेंस भी इसी कैटेगरी का इंस्टीट्यूट है, जहाँ बहुत फास्ट मूव होता है, बेसिक स्किप किया जाता है, आउट ऑफ सिलेबस चीजें बहुत कुछ कवर की जाती है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो इंस्टीट्यूट है कौन से, लाइक एलन वगैरह जो इंस्टीट्यूट है, एलन मोशन क्लासेस, बंसल क्लासेस, ठीक है, एलन मोशन क्लासेस, बंसल क्लासेस, ये इस कैटेगरी के इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पर बेसिक्स भी होता है, नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा होती हैं, मोर नंबर ऑफ क्लासेस, ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको इसके अंदर। मोर नंबर ऑफ क्लासेस रहेंगी पर वीक, डेली बहुत क्लासेस लगती है बच्चों की, और हार्डवर्क बहुत ज़्यादा चाहिए इसके अंदर। इसको कोप अप करने के लिए हार्डवर्क बहुत चाहिए। ऐसे बच्चे जनरली डमी स्कूलिंग करते हैं, मतलब नॉन स्कूलिंग, तो उनके लिए ठीक रहता है। एलन मोशन क्लासेस, बंसल क्लासेस इस कैटेगरी में फॉल करेगा। पहले एक इंस्टीट्यूट था जो आजकल काफ़ी हद तक अपना ऑपरेशन शट डाउन कर दिया उस इंस्टीट्यूट ने, दैट इज ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। विद्या मंदिर क्लासेस, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। तो हर इंस्टीट्यूट के काफ़ी बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट में रहे हैं आज तक, अभी भी, जो मेरे से डाउट्स वगैरह पूछते रहे। शाम शाम में मैं बैठता हूँ उनके साथ, डाउट्स वगैरह उनके डिस्कस करता हूँ, तो फिर ये सब बातें निकल के आती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ यहाँ तक। इसके बाद फिजिक्स वाला एक इंस्टीट्यूट है, उसकी बेस्ट पार्ट है कि वहाँ के फैकल्टीज, बच्चों का जो कनेक्ट होता है ना, इनका कनेक्शन विद स्टूडेंट बहुत तगड़ा है। कनेक्शन विद स्टूडेंट इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल दिल से जुड़े हैं बच्चों के साथ, और बहुत ऑनेस्ट है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये आपके साथ कभी खराब नहीं करना चाहते, ये कोई बिजनेस नहीं करना चाहते। इनका स्टूडेंट से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और इनके जो क्या कह सकते हैं, जो थॉट है ना, बहुत नोबल विचार है इनके, बहुत पायस, लोगों का भला करना चाहते हैं काफी हद तक, है ना। लेकिन अब इसमें क्या आ रहा है ना, कि इसमें अब इन्वेस्टर्स आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। और जिस स्पीड में ये लोग एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। बच्चों के नंबर्स एक क्लास में बहुत ज्यादा बैठाया जा रहा है, तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना, कि स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो है वो थोड़ा खराब हो जाता है, एक क्लास में बच्चे ज्यादा बैठे होते हैं, डाउट क्लियरिंग थोड़ा चैलेंज आता है। वरना अदरवाइज टीचिंग स्टाइल में ये मैं बोलूंगा कि इनका कनेक्शन और जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। जो मैंने अच्छे इंस्टीट्यूट की बात की थी ना, फिटजी वगैरह की बात की थी, उनके फैकल्टी का लेवल बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं वो लोग। उनको देख के हम लोगों को मजा आ जाता है। लेकिन किनको मजा आता है? जिन लोगों ने ऑलरेडी पूरी पढ़ाई कर रखी है। जो लोग आईआईटी वगैरह आराम से क्लियर कर सकते हैं, उनको उनको टीचिंग स्टाइल देख के मजा आ जाएगा। किसके? फिटजी वगैरह का, या कोटा के जो टॉप इंस्टीट्यूट है, एलन वगैरह, जो अन अकेडमी ने अभी जो टीचर्स हायर किए हैं, उनकी टीचिंग देख के आपको मजा आ जाएगा। लेकिन किसको आएगा? जनरल बच्चों को नहीं आएगा। उनको आएगा जिनको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आती है। उनको देख ले क्या पढ़ाया है यार, मजा आ गया। एलन के टॉप फैकल्टीज, कोटा के टॉप फैकल्टीज, उनको देख के ना, जो जिनको लोग सब्जेक्ट आती है पहले से, उनको बहुत मजा आएगा। लेकिन बच्चों में, बच्चे इसको एंजॉय नहीं करेंगे। 90% बच्चे इसमें पागल हो जाएंगे, उनको मजा नहीं आएगा इसके अंदर। 90% बच्चों को कहाँ मजा आएगा? 90%, 95% बच्चों को मजा आएगा फिजिक्स वाला में। तो मेजोरिटी बच्चों को यही चूज करना चाहिए, फिजिक्स वाला ही चूज करना चाहिए, जहां पर आप ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं आराम आराम से, प्यार प्यार से। ठीक है। अगर आपका बहुत एम्बिशियस हो आप, और आप बहुत ब्रिलियंट हो आप इसको तभी इंजॉय कर सकते हो, इन फैकल्टीज को तभी आप इंजॉय कर सकते हो। अगर आप एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो, यहाँ पे एंटरटेनमेंट आपको नहीं मिलेगी। यहाँ आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ आप काफी एंटरटेन रहोगे, आपको पूरा 2 साल अच्छे से गुजरेगा। यहाँ पे आप 3 महीने के बाद बोर होकर पढ़ाई छोड़ दोगे। आफ्टर 3 मंथ्स आप बोर होकर पढ़ाई छोड़ दोगे कि क्या इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 3 महीने के बाद लोग छोड़ जाते हैं पढ़ाई, या तो इंस्टीट्यूट छोड़ जाते हैं, या तो मतलब सीरियसली पढ़ाई करना छोड़ देते हैं।
बस किसी तरीके से काम चला रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? अगर आप एवरेज हो, इजीली आपका ध्यान भटक जाता है, तो फिर आपको टीचर से कनेक्ट करके चलना है, लंबे टाइम तक चलना है, तो आपको फिजिक्स वाला चूज करना चाहिए। ये हुई टीचिंग स्टाइल की बात। रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो रिलायबिलिटी के मामले में सारे पुराने इंस्टीट्यूट बहुत रिलायबल है। जो नए इंस्टीट्यूट्स हैं, पर्टिकुलरली जिन्होंने इन्वेस्टमेंट उठाई है, उनकी रिलायबिलिटी पे थोड़ा डाउट है। उनकी रिलायबिलिटी पे थोड़ा डाउट है, स्पेशली मैं अनअकैडमी का बोलूँगा कि मुझे पर्सनली लगता है कि उनका ग्रोथ का रेट बहुत फास्ट है, एक्सपेंशन का रेट बहुत फास्ट है। बायजूस का मैं बोलूँगा कि फोकस ज़्यादा एडवर्टीजमेंट के ऊपर है, आईपीएल स्पॉन्सरशिप बहुत सारे कोर्सेज के अंदर एंटर किया है उन्होंने। तो स्पेशलाइज्ड आईआईटी के ऊपर नहीं है, नीट के ऊपर स्पेशलाइज्ड नहीं है उस तरीके से। फैकल्टी उन्होंने उठाया है, बट फैकल्टी की स्टेबिलिटी की बात नहीं कर सकते उनके अंदर। फैकल्टी को थोड़ा सा हायर पैकेज मिल गया तो स्विच मार लेंगे, वो सिर्फ पैसे के दम पे खेल रहे हैं। तो वो रिलायबिलिटी का इशू है। और एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ है, वो टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं। डिस्काउंट, ये कूपन्स, 10%, 20%, 30%, ये वो फालतू के टेस्ट निकालते रहते हैं। वो सब एडवर्टीजमेंट का ज़्यादा स्टंट होता है उनके ऊपर। और फैकल्टी पे प्रेशर होता है कि आपको ये करना है। फैकल्टी उनके मार्केटिंग एजेंट होते हैं कई बार, कि नए बच्चे आपको ज्वाइन करवाने हैं। अगर बच्चे नए नहीं आएंगे, अगर नए बच्चे नहीं आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि बीच में ही कुछ बड़े फैकल्टीज को वहां से हटा भी दिया जाए। अगर ये लगता है उनको कि फैकल्टी को बहुत ज़्यादा पैसा हमने दे दिया है, उससे बच्चे नए नहीं आ रहे, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो किसी बड़े फैकल्टी को किसी भी टाइम पे वो निकाल भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का डाउट है उनके साथ, रिलायबिलिटी इशू है। कंटेंट क्वालिटी मैं बोलूंगा कि इन सारे इंस्टीट्यूट का कंटेंट क्वालिटी बोर्ड्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो जनरल किताब मार्केट में अवेलेबल, उससे बहुत अच्छा कंटेंट क्वालिटी है इन सब का। रिलेटिवली इनके बीच में आपस में कंपेयर करेंगे तो आकाश इंस्टीट्यूट का पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छा है। आकाश इंस्टीट्यूट का पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिटजी का पैकेज खराब है, लेकिन उसकी क्लासरूम टीचिंग बहुत अच्छी है। दो इंस्टीट्यूट का पैकेज बहुत अच्छा है। आकाश का पैकेज बहुत अच्छा है, एलन का पैकेज बहुत अच्छा है। रेजोनेंस का पैकेज ठीक ठीक है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा कमजोर है। अच्छा है लेकिन थोड़ा ठीक ठीक सा कहेंगे, कहीं कहीं पे थोड़ा सा कमजोर है। आकाश एलन का पैकेज बहुत अच्छा बना हुआ है। फिटजी का पैकेज थोड़ा कमजोर है, रिलेटिवली पैकेज थोड़ा कमजोर है। लेकिन फिटजी का क्लासरूम टीचिंग इज सुपर। क्लासरूम टीचिंग, अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तब। एवरेज स्टूडेंट को तो मजा नहीं आएगा, वो तो पागल हो जाएगा, लेकिन ब्रिलियंट स्टूडेंट को मजा आ जाए। क्लासरूम टीचिंग सुपर है, ठीक है। लेकिन आकाश का क्लासरूम टीचिंग बहुत खराब है। आकाश का क्लासरूम टीचिंग बहुत खराब है। किस्मती स्टूडेंट होंगे जिनको एक दो अच्छे फैकल्टी मिल गए होंगे तो बात अलग है। लेकिन जनरल ऑन एवरेज आकाश की फैकल्टी टीच जो लेवल है ना, वो थोड़ा खराब है। एलन का दोनों अच्छा है, एलन का पैकेज भी अच्छा है, फैकल्टी भी अच्छी है। मोशन क्लासेस की फैकल्टी भी अच्छी है और पैकेज भी अच्छा है, क्वेश्चंस भी अच्छा करवाते हैं वो लोग। टेस्ट में क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं उनके। मैं डाउट वगैरह कई बार डिस्कस करता रहता हूँ बच्चों के साथ, तो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्या है? अब एक्सलेंट फैकल्टीज, एक कैटेगरी एक्सलेंट फैकल्टीज, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली। स्टडी, ये मुझे लगता है कि मैंने हेडिंग गलत डाल दिया है। मैं ये बताना चाह रहा था कि इंस्टीट्यूट में क्या अच्छा मिलता है, हमें इंस्टीट्यूट क्यों जाना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट में क्या अच्छा मिलता है, तो इंस्टीट्यूट में आपको अच्छे फैकल्टीज मिलते हैं, स्टडी मटेरियल अच्छा मिलता है, एक माहौल मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है बहुत अच्छी क्वालिटी की। अगर आप इंडिविजुअली घर पे बैठ के पढ़ाई करोगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। उस क्वालिटी की फैकल्टीज, उस टाइप क्वालिटी का गाइडेंस आपको मिलना चाहिए। ये गलती से मैंने हेडिंग बना दिया। ये इंस्टीट्यूट का क्या फ़ायदा है वो मैं बताना चाह रहा था। एक्सलेंट फैसिलिटीज़ लिखा है मैंने, ओके ओके, मैंने गलत रीड कर लिया। इंस्टीट्यूट में क्या एक्सलेंट फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं वो यहाँ पे मैंने लिखा है। स्टडी मटेरियल बहुत तगड़ा होता है उनका, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा होता है उनका, और फैकल्टी भी काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं। एक दो अच्छे फैकल्टी तो हर इंस्टीट्यूट में होते ही होते हैं, जो मतलब लाजवाब है। मैंने जो कंपैरिजन किया एवरेज एवरेज करके, कि अगर सारे फैकल्टी को मिला दो, कुछ दो तीन अच्छे फैकल्टी, कुछ 50-60 एवरेज फैकल्टी, और कुछ उसके बाद कितने बच गए, लगभग 37-40 फैकल्टीज जो बिलो एवरेज फैकल्टीज, आउट ऑफ 100 की अगर बात की जाए। सबको एवरेज आउट करने के बाद मैं जनरल बता रहा हूँ, फिटजी में जनरली उनका लेवल हाई होता है। जनरली वो बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। आकाश में जनरली क्लासरूम टीचिंग खराब होती है, दो तीन तो अच्छे फैकल्टी होंगे ही होंगे। एलन का जनरली फैकल्टीज का लेवल अच्छा है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं वहाँ पर। बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट आइडियाज नहीं निकालते, ब्रिलियंट आइडियाज नहीं होते उनके पास, लेकिन मेहनत करवाते हैं एकदम बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से करवाते हैं। फिजिक्स वाला के फैकल्टीज बड़े अच्छा कनेक्शन करते हैं बच्चों के साथ।
इमोशन के साथ जुड़ जाते हैं। तो जो बच्चे थोड़े इमोशनल टाइप के हैं, जिनको फैकल्टी से मोटिवेशन चाहिए, वो फिजिक्स वाला की तरफ जा सकते हैं। सबके अलग अलग हैं। इविल प्रैक्टिसेस क्या है इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसके अगेंस्ट में हर एक बच्चे को आवाज उठानी चाहिए। अपने इंस्टीट्यूट को पास जाके बोलो कि भाई ये सब चीजों को हटाओ। क्या क्या इविल प्रैक्टिसेस है? पहला, फुल फी इन वन इंस्टॉलमेंट, या फिर एक महीने के अंदर पूरे साल की फीस ले लेना। बच्चों के ऑप्शन को खत्म करना, ये बहुत गलत बात है। बच्चों के ऑप्शन को खत्म नहीं करना चाहिए। आपको मंथली फीस लेनी चाहिए। जब मंथली आप ले सकते हो, क्यों नहीं लेना चाहते हो मंथली आप फीस? मंथली फीस लो, मंथली बच्चों टीचर्स को पे करो आप। इससे क्या होता है कि अब बच्चा फंस जाता है और इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। अब वो बच्चा खराब भी फीडबैक है बच्चे का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है फीस तो मिल चुकी है। माइंडसेट खराब हो जाता है काम करने वाला का। टीचर को लगता है कि बच्चे तो फीस दे चुके हैं, अब तो फंस चुके हैं, कहाँ जाएंगे? जाएंगे एक तो एक साल के बाद जाएंगे, जितने जाएंगे उतने बाहर से आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो उनको हर महीना परफॉर्म करने का टेंशन नहीं होता कि इस महीने अच्छा नहीं पढ़ाए तो अगले साल अगले महीने बच्चे कम हो जाएंगे। ये नहीं सोचते वो लोग, क्योंकि फीस तो ऑलरेडी मिल चुकी है। बात समझ रहे हैं? बच्चों का नुकसान भी बहुत होता है, अगर पसंद नहीं आ रहा है पढ़ाई तो स्विच कैसे करे, किसी और इंस्टीट्यूट में कैसे जाए? कोई ऑप्शन ही लेना चाहता है कि मान लो गए वहाँ पे अच्छा नहीं लगा इंस्टीट्यूट, फिजिक्स वाला का ऑनलाइन कोर्स बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा कोर्स है, वो उसको सूट कर रहा है बच्चे को। सबकी अपनी सुटेबिलिटी है, ये नहीं कि वो अच्छा है वो खराब है। अपनी सुटेबिलिटी है, उसको वो सूट कर रहा है तो वो कैसे स्विच करेगा? तो मंथली फीस होनी चाहिए बच्चों की। रिफंड पॉलिसी इनको इंप्रूव करना चाहिए। रिफंड पॉलिसी के नाम पे ये लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं। ये पूरा मोनोपोली है इनका, ठीक है? ये तुम डिपेंडेड हो उनके ऊपर तो वो लिया फीस 1.5 लाख रुपए, रिफंड कर रहे हैं 20,000 रुपये एक हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर। ये कोई मतलब थोड़ी है? 15 दिन में ऐसा बच्चे ने क्या कंज्यूम कर लिया कि आप उसका 1 लाख रुपए ले लो? हार्डली आपको 5,000 10,000 काट के बाकी सारा अमाउंट रिफंड कर देना चाहिए। और इनफैक्ट वन टाइम फीस लेना ही नहीं चाहिए, मंथली लेना चाहिए फीस, सबसे बेस्ट होता है। ये चीजें करनी पड़ेंगी इंस्टीट्यूट को करवाओ। बच्चे अगर फोर्स कर देंगे तो इंस्टीट्यूट को करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इसके बारे में बात करो इंस्टीट्यूट से, क्यों उनकी मनमानी सहते हो? अगला, स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो बहुत खराब होते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, और उसको एक नॉर्म बोलते हैं कि बाकी इंस्टीट्यूट में भी तो ऐसा ही होता है। जो नए इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं जिनसे मुझे उम्मीद थी कि वो लोग इसको ठीक करेंगे इन चीज़ों को, आजकल वो भी ऐसा कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोल दूंगा कि अलख पांडे को मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। जो वो पढ़ाते हैं, जो बोलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो व्यूज़ के साथ वो आए हैं। मुझे लगा था कि वो इन चीज़ों को चेंज करेंगे। कि फुल फीस इन वन इंस्टॉलमेंट मेरे ख्याल से वो नहीं लेंगे, मंथली फीस लेंगे। रिफंड फॉर पॉलिसी के बच्चों को फुल फीस रिफंड कर देंगे अगर पसंद नहीं आया तो। स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक फैकल्टी एक बैच में 25 या 30 बच्चों को पढ़ाए, इससे ज़्यादा को ना पढ़ाए। और एक फैकल्टी साल में 4 या 5 बैच को पढ़ाए। मतलब मैक्सिमम एक फैकल्टी के ऊपर 100 या 150 स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ताकि वो हर एक के कांटेक्ट में रहे। बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, टीचर का काम पढ़ाना नहीं होता, बच्चे को समझना होता है कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, उसको कैसे समझ में आता है, उसको क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ दिक्कत आ रही है। हर बच्चा को पहचानना चाहिए टीचर को कि उसकी फैमिली में क्या इशू चल रहा है। आप कनेक्टेड रहो। एक शो आया था ना, कोटा फैक्ट्री, जीतू भैया। तो वो कनेक्शन कब हो सकता है? जब वो जीतू भैया 15 20 30 के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर उन जीतू भैया को 600 बच्चे मिलेंगे एक साल के अंदर, तो हर एक के साथ उतना क्लोजली कनेक्टेड नहीं रह पाएंगे। स्टूडेंट टीचर रेशियो को इंप्रूव करने की जरूरत है। और क्या है? फास्ट एक्सपेंशन से बचना चाहिए, फेक एडवर्टीजमेंट से बचना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि फास्ट एक्सपेंशन के नाम पे बस फंड उठाए जा रहे हैं, बिल्डिंग खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पढ़ाई नहीं होती। आपको स्लो चलना पड़ेगा। आपने जो बच्चे उठा लिए उनके रिजल्ट पे वर्क करो। ऐसा नहीं कि हर 4 दिन के बाद लॉन्चिंग न्यू कोर्स। अगर आपका ध्यान न्यू लॉन्चिंग न्यू कोर्स के ऊपर रहेगा तो या तो कोर्स खराब निकलेगा, हर 2 महीने के बाद अगर आप नया कोर्स लॉन्च कर दे रहे हो, या तो आपका कोर्स खराब निकलेगा, या फिर जो पुराने बच्चे हैं उस पर आपका ध्यान कम रहेगा। आपको हमेशा इतने सारे नए फैकल्टीज नहीं मिल सकते हैं। आप एक साल के अंदर 25 इंस्टीट्यूट खोल देते हो, आपको हर इंस्टीट्यूट के अंदर 50 60 अच्छे फैकल्टीज नहीं मिल सकते हैं। वो आप अगर बोल क्लेम करते हो कि हर फैकल्टी आपका इक्वल अच्छा है, तो आप धोखा दे रहे हो। ठीक है। देन फेक एडवर्टीजमेंट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूट के साथ। वो लोग फर्जी के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट डालते हैं, रैंक दिखाते रहते हैं झूठ के। एक ही बच्चा, एक्चुअली ना जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं, वो थोड़ा बहुत हर इंस्टीट्यूट से आइडिया लेते हैं
किस इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है ना, थोड़ा टेस्ट दे दिया किसी इंस्टीट्यूट का, किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देख लिया, डाउट क्लियरिंग के लिए किसी इंस्टीट्यूट में 1-2 दिन के लिए चले गए, कॉन्टैक्ट करके कहीं से कॉन्टैक्ट मिला के 1-2 दिन के लिए चले गए डाउट क्लियरिंग के लिए। और वो इंस्टीट्यूट फिर उसका रिजल्ट यूज़ करने लगते हैं, उसको अवार्ड भी करते हैं, उसको काफ़ी अच्छा पैकेज भी देते हैं उसके बदले। डिस्क्रिमिनेशन कोटा के इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एवरेज बच्चे अगर इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंच गए, जो मैंने तुम्हें कैटेगरी बताया ना कि कौन सा स्टूडेंट किस कैटेगरी में फॉल करता है, अगर तुम ये कैटेगरी भूल के चले गए इंस्टीट्यूट के अंदर, अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो और तुम चले गए किस इंस्टीट्यूट के अंदर, एलन में या फिटजी में चले गए, भाई तुम्हारी जिंदगी खराब हो जानी है, लाइफ खराब हो जाना है वहां पे तुम्हारा। वो तुमको बिल्कुल ही मतलब इतना घटिया ट्रीटमेंट मिलेगा ना तुमको वहां पे, डाउट क्लियरिंग मिलेगी नहीं, टॉपिक कहाँ से कहाँ भाग रहा है, परेशान हो जाओगे। वैसे बच्चों के लिए फिजिक्स वाला एक बहुत अच्छा एक निकला है ऑप्शन। और जो नए इंस्टीट्यूट खुले हैं वो काफ़ी अच्छे से नए नए बच्चों को मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, वो बच्चों के साथ मिलजुल के काम करते हैं। जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं जिनका दिमाग थोड़ा खराब हो चुका है पैसे से, वो लोग डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा करते हैं। कोटा के कल्चर का पार्ट है वो कि बच्चों को छांट दो पहले ही, कौन सा टॉपर है कौन सा एवरेज है, एवरेज को साइड करो, टॉपर में वर्क करो, रैंक अच्छा लाओ, और अच्छे रैंक से नए बच्चे फिर से आएंगे हमारे पास। एवरेज में वर्क करेंगे तो हमारा जो लिमिटेड, मैंने कहा लिमिटेशन है रिसोर्सेज का, हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएगा एवरेज बच्चों के खिलाफ। तो वो सोचते हैं कि सिर्फ सारा रिसोर्सेज टॉप बच्चों को दो, वो रैंक में कन्वर्ट होगा। एवरेज बच्चे को सारे फैकल्टी दे देंगे अच्छे अच्छे, टाइम लगाएंगे उनके पीछे, वो खराब हो जाएगा टाइम, तो वो पहले ही छाड़ देते हैं और बाकियों से पैसा लेते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद क्या है, यूट्यूब एजुकेटर के साथ एक प्रॉब्लम है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं एजुकेटर्स हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है। अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम है क्या, कि उनको व्यूज के ऊपर पैसे मिलते हैं। जितने ज्यादा व्यूज होते हैं, जितना वॉच टाइम होता है, उतना उनको पैसे मिलते हैं। इस कारण में वो लोग कई बार फालतू के बहुत वीडियोस बनाते हैं, जैसे मोटिवेशन वीडियोस, डांस के रील्स, शायरी, बहुत कुछ आ जाता है आजकल। और ये सब जो ऑडियंस है वो कौन है, जो ऑडियंस दिन रात इसको देख रही है वो ऑडियंस कौन है, वो ऑडियंस 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं। अगर उससे सीनियर बच्चे जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं फ्री टाइम में देख रहे हैं तो बात अलग है। बट अगर कोई जेई या नीट का एस्पिरेंट बैठ के दिन भर मोटिवेशन के वीडियोस देख रहा है, या कॉमेडी के वीडियोस देख रहा है, क्लासरूम में कॉमेडी चल रही है, स्टैंड अप कॉमेडी, तो क्या पढ़ाई कर रहा है, या रील्स टाइप का डांस वगैरह के वीडियोस देख रहा है, या कुछ मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। यूट्यूब के जो एजुकेटर्स हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि आप ऐसा टाइम खराब बच्चों का ना करो, क्योंकि बच्चे वही आपके ऑडियंस बच्चे हैं। उनको मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम 2 वीक में आप ऐसे एक वीडियो निकालो, 2 वीक में 10-15 मिनट का वीडियो आप निकाल सकते हो, जो टाइम पास वाला वीडियो होगा, थोड़ा इंटरटेनमेंट होगा, 10-15 मिनट्स का, मोटिवेशन हो सकता है 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का। बट इससे ज्यादा मत निकालो यार, तुम अब एक दिन में 50 वीडियो निकाल दोगे। और एक्चुअली क्या है ना, वीडियो मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स ने सिर्फ एक ही वीडियो निकाला, बट उसे क्लिपिंग्स निकाल निकाल के, क्लिपिंग्स कट करके बहुत लोग यूट्यूबर्स बेकार में इसको फैलाते रहते हैं। बहुत बड़ी गलती उनकी भी है कि एक्चुअल जो कंपनी है वो ऐसा नहीं कर रही, लेकिन जो ऑडियंस है वो उसके क्लिप्स काट काट के बहुत सारे वीडियो बना देते हैं, उसके आगे पीछे मीम्स जोड़ देते हैं, म्यूजिक जोड़ देते हैं उसके आगे पीछे। और अगर आपने उन बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो किया हुआ है, तो जिस भी वीडियो के कीवर्ड्स में वो आएगा वो आपको सजेशन में आ जाएगा, वो आपको दिखाया जाएगा कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप देखोगे तो ऐसी वीडियो और आपके पास आते रहेंगे, आपका टाइम बहुत खराब होगा। तो बच्चों को चाहिए कि ऐसे वीडियोस में अपना टाइम लिमिट रखें कि 2 हफ्ते में 10 मिनट देख सकते हैं मोटिवेशन के वीडियोस, या इनमें से कोई भी कॉमेडी या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा वीडियो, 2 हफ्ते में 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो कोई अमीर बनता रहेगा आपके टाइम के कॉस्ट पे, आपका रिजल्ट खराब होगा, उससे कॉस्ट पे कोई और अमीर बनता रहेगा। उनका अमीर बनना टोटल ठीक है, लेकिन कब, पढ़ने के बदले आप उनको, पढ़ाने के बदले फैकल्टीज को पे करो। मैं खुद बोलूंगा क्या, फैकल्टीज को पे करो, अच्छे फैकल्टीज हैं तो वो भी तो पेमेंट चाहेंगे ना यार, उन्होंने बहुत मेहनत की, वो चाहते हैं तो क्या गलत चाहते हैं। आप उनको पे करो, कंपनी बड़ी बनी अच्छी बात है, उससे एजुकेशन का लेवल इंप्रूव होता है, लेकिन टाइम पास के बदले पैसा खराब मत करो। एक तो ये लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम वैसे यूट्यूबर्स के साथ। और जो बड़े इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, लाइक अन अकेडमी, अन अकेडमी का मुझे थोड़ा सा डाउट ही है, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी है इनके पास, इनकी फैकल्टी बहुत अच्छी है। अगर ये चल पड़ा ना तो, अगर ये अच्छे से सर्वाइव कर गया, लंबे टाइम तक रिलायबिलिटी को सॉल्व कर दिया इसने,
तो फ्यूचर में बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट बन सकता है, लेकिन थोड़ी रिलायबिलिटी इशू है इनके साथ। एक बायजूस में क्या है कि इनका फोकस ज़्यादा मार्केटिंग पे है, स्पॉन्सरशिप के ऊपर है, और ये पूरी पूरी इन जैसे होती है ना वो स्टार्टअप, ये स्टार्टअप की तरह वर्क कर रहा है, नॉट एज एन एजुकेशनल, जो होता है ना एक टेम्पल ऑफ एजुकेशन, वैसा नहीं वर्क कर रहा है, ये पूरा स्टार्टअप की तरह वर्क कर रहा है। कितना फास्ट ग्रोथ हो, स्पॉन्सरशिप, क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे तो वर्क ही नहीं कर रहा, फैकल्टीज को हायर नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रमोटर्स हैं उनको, जो होता है ब्रांड एम्बेसडर्स, उनको बहुत फंडिंग दे रहा है, तो ये गलत बात है। वेदांतु की फैकल्टी बहुत अच्छी है, जो वेदांतु इंस्टीट्यूट है ना उसकी फैकल्टी बहुत अच्छी है कंपेयर टू ऑल ऑनलाइन स्टार्टअप्स। वेदांतु की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। ये लॉन्ग टाइम में बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे इस पर बहुत ट्रस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, तुरंत में तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ग्रो कर रहा है। वेदांतु के कुछ फैकल्टीज को भी मैं जानता हूँ पर्सनली, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको। ठीक है, तो ये मेरे व्यूज़ थे, मे भी आपको पसंद आया हो। ठीक है, मैं कभी नहीं बोलूँगा आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने को, ना शेयर करने को, वो आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में। ठीक है, मैं ये बोलूँगा कि अगर स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे अपने प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी जैसा रहे, मेरे साथ जुड़ के रह सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स बन सकते हैं। मैं ऐसे ही अपने जॉब में आगे बढ़ता रहूँगा, तुम लोग कहीं पे जाओगे, कहीं प्लेसमेंट होगी, कहीं कॉलेज में रहोगे, मैं चाहूँगा कि लाइफ टाइम मेरे फ्रेंड्स बनो। ठीक है, और मैं हफ्ते में हर हफ्ते 2-3 घंटे तुम लोगों के साथ गुजार सकूँ, तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं सुन सकूँ, उसमें तुम्हें हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मुझे व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना इस नंबर से, व्हाट्सएप करना। ओके, कई बार मैं ऑफिस में रहता हूँ तो मैं पिक नहीं कर सकता हूँ कॉल। थैंक यू।